बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में ज़रा माजी पर नज़र डालें तो आपको याद होगा कि पाकिस्तानी के अंदर मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद, इन तीनों ख़वातीन ने अपनी अपनी फैमिली के ऊपर जब टफ टाइम्स आए तो सियासत में अपनी कोशिशें कंट्रीब्यूट करी। बट एट दिस टाइम जब एक अपोजिशन की जमात बाय नेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर टफ टाइम है और इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं तो और उनकी बेगम भी मुक़य्यद हैं, तो उनकी फैमिली और स्पेशली उनकी हमशीरगान और हमशीरगान में से भी एक बहन मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा पॉलिटिकली एक्टिव होती हैं। जब ये पॉलिटिकली एक्टिव होती हैं तो एक नया स्टांस पॉलिटिकली आपको और मुझे नज़र आता है कि जनाब ये मौरूसी सियासत है। और इस मौरूसी सियासत के ऊपर ना सिर्फ के हुकूमती जमातें PMLN या पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लीडरान तनकीद करते हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद अपने पार्लियामेंटेरियंस भी नाम लिए बगैर अलीमा खानम साहिबा का इस फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अलीमा खानम साहिबा ने तो कल से जब आपने देखा कि रैलीज का आगाज़ किया, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा पॉलिटिकली या पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ अपने भाई की आज़ादी या उनके इलाज या उनकी बकौल उनके सिर्फ उनके इलाज के लिए बंदोबस्त करने के लिए एहतजाज या तहरीक का आगाज़ करने जा रही हैं। व्हाट हैपन्स, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट एट द सेम टाइम एक और क्वेश्चन मार्क भी है जिसको आज कुछ सुलझाने की इस गुत्थी को कोशिश करेंगे कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, बट अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, शी क्लेम्स दैट कि 5 अगस्त का एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होना चाहिए और पार्टी के फैसले और अलीमा खानम साहिबा के फैसले में यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है कि 5 अगस्त का फैसला तब तक 5 अगस्त का एहतजाज तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई ख़त्म न कर दी जाए और उनके इलाज का बंदोबस्त न कर दिया जाए। आज ही के शो में ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ईरान और अमेरिका वाला कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की काविशें या पाकिस्तान का रोल पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, बट क्या अब भी पाकिस्तान का रोल बाकी है? क्या आपके और मेरे मुल्क के पास, हमारे इस मुल्क की क़यादत के पास, पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत के पास इतना मार्जिन बाकी है कि पूरी दुनिया का अमन जो एक दफ़ा फिर से स्टेक पे लगा हुआ है उसको स्टेक पे लगने से रोक सकें? नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है जनाब फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब से बात करते हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बज़ाहिर एक इम्प्रेशन ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो जाए, अलीमा खानम साहिबा हो जाए, बहुत सारे ग्रुप या धड़े बन गए तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए ये तो सियासी जमातों में होता ही है, ये तो कोई सच कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो धड़े होते हैं उनका आखिर किसी मुकाम के ऊपर कंसेंसस होता है। इमरान खान के जो एक्सेस ना होने से प्रॉब्लम ये हो गया है कि धड़ों के जो इख्तलाफात हैं उनको हल कराने की सलाहियत किसी के पास नहीं है। और चूंकि लीडरशिप ऐसी लगाई गई, खान साहब ने चॉइस ऐसी की कि अब उनकी तो एबिलिटी नहीं है कि वो तरीके इंसाफ की इस धड़ेबंदी में कोई किरदार अदा कर सकें, जिसके नतीजे में आपको एक बिखरता हुआ जो तरीके इंसाफ का जो शराजा है वो बिखरता हुआ नजर आता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लीडरशिप स्लॉट्स के ऊपर ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इन मामलात को समझते हों और वो अपने तई कोई तंजीमी डिसिप्लिन जो है वो नाफिज करा सकें। ये बुनियादी मसला है। बाकी ये होना कि ग्रुप बंदी है, धड़े बंदी है, ये तो देखिए नून लीग में क्या क्या नहीं है, पीपल्स पार्टी में क्या क्या नहीं है, बाकी जमातों में क्या क्या नहीं है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सर, जब आप बात करते हैं PMLN या पीपल्स पार्टी से कंपैरिजन करें तो हमने देखा, चलें बिलावल साहब संभाल लेंगे जरदारी साहब की जगह पे, नवाज शरीफ से ना सही शहबाज साहब संभाल लेंगे, शहबाज साहब ना सही अब्बासी साहब संभाल लिया करते थे या चौधरी निसार साहब संभाल लिया करते थे। तहरीक इंसाफ में असद कैसर साहब जैसे कदावर लोग तो हैं, वो क्यों नहीं संभाल सके मामलात को? आपने रोल ही नहीं दिया उनको, महम चला के खुद पार्टी के अंदर से। फिर जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन पे तशद्दुद हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे जो PTI का एक सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड है उसने उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया और अल्टीमेटली पार्टी को आपने बिल्कुल जो है वो घुटनों पे कर दिए अपनी पॉलिसीज के साथ और जो आपने अपनी सारी अकल के साथ। सर, ये अलीमा खानम साहिबा का स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक्टिव होना, क्या एक पाकिस्तानी होते, स्टूडेंट होते जर्नलिज्म का या करंट अफेयर का, मैं समझूं कि अलीमा खानम साहिबा ने खुद से सोचा कि इवेंचुअली डिसीजन हमें को लेने पड़ेंगे? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पार्टी में कोई और यूनिफाइंग फोर्स ही नहीं है सवाए इसके कि फैमिली जो है वो इसकी लीडरशिप दे। और फैमिली में भी जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को महदूद करें इमरान खान की रिलीज तक। अगले पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जब वो आ जाएंगे तो वो खुद को कंट्रोवर्शियल कर लेंगे, बिकॉज उनका कद ज़ाहिर है इमरान खान जितना तो नहीं है।
سو اگر وہ ریلیز عمران خان کی موومنٹ چلاتی ہیں اور اس طرف آگے بڑھتی ہیں تو دیکھیے ان کے علاوہ اور کون ہے جو کہ اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے. علیمہ خان ہوں، بہنیں ہیں، نورین بی بی ہیں، عظمیٰ بی بی ہیں. یہ بہنیں ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک مرکز بن سکتی ہیں عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کا. اور اگر علیمہ بی بی کو لیٹ سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو سزا دیتے ہیں، ایک اور بے وقوفی ہوگی. علیمہ خان کا قد اور بڑا اوپر ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ لوگ مزید فیملی کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں گے. فواز صاحب، اسی کا کاؤنٹر یہ آتا ہے کہ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی ہوتے، ایک صوبے میں حکومت ہوتے، ملٹیپل ڈزنز ہوتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں ممبرز ان کے، وہ لوگ پرفارم نہیں کر پائے تو فیملی کو آگے آنا پڑا؟ نہیں، پرفارم انہوں نے کیا کرنا تھا؟ مطلب آپ مجھے بتائیے نا کہ جب آپ نے جان بوجھ کے ان لوگوں کو لگایا، جب آپ نے ایک بزدار ماڈل لگانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر پارٹی سے تو گلا نہیں بنتا نا کہ وہ پرفارم نہیں کر سکی. فواز صاحب، جب آپ بزدار ماڈل کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں یہی 2-3 سوال آ رہے ہیں جو اس ٹائم پہ لیڈ کر رہے ہیں سم ہاؤ پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ ڈیوٹیز عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اسائن کی ہوئی ہیں. اچکزئی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یا سہیل آفریدی صاحب ہیں. آپ ان لوگوں کو ریفر کرتے ہیں عثمان بزدار ماڈل؟ نہیں، دیکھیے نا، ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی وفاقی جماعت جس کی چاروں صوبوں میں اور ایک جو ہے وہ عوام اس کے ساتھ ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک نیشنلسٹ کو دے دی جائے اور پھر ایک سیکریٹیرین لیڈر اس کو سینٹ میں لیڈ کر رہا ہو. یہ پی ٹی آئی کے ممبر کی حیثیت سے کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے. اور سلمان راجہ جو نون لیگ کے وکیل تھے، جن کے مشورے کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے نو کانفیڈنس موو بنائی کی، اس کے بعد اپنا یہ اس سے پہلے پیناما کا جو کچھ ہوا، آپ نے ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا اور اپنے لوگ جو تھے جو جیلوں میں گئے پڑے ہوئے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں رہی پارٹی میں. اسی طریقے سے جو لوگ سینئر لوگ جو ہیں ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کی پی ٹی آئی کی رکن کی حیثیت سے، ہمدرد کی حیثیت سے تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. فواز صاحب، یہ جسٹ سیڈ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے مشورے کے اوپر نواز شریف صاحب نے نو کانفیڈنس موومنٹ کا آغاز کیا. کون سی؟ یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف؟ جی جی بالکل، یہ تو نواز شریف کے وکیل تھے نا اس وقت. اور جو نو کانفیڈنس کی جو موو کی پی ایم ایل این کی، جو یہ طریقے تحفظ آئین کے سارے لوگ کون ہیں آپ خود دیکھیں، آپ کور کر رہے تھے اس وقت اس سارے طریقے تحفظ آئین کے. یہ جو ماڈل تھا، جو نو کانفیڈنس تھا، اختر مینگل کون ہے؟ اچکزئی صاحب کون ہے؟ علی محمد خان صاحب کی ٹویٹس بھی اس لیے دیکھی ہوں گی موروثی سیاست کے خلاف. دو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علیمہ بی بی کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن بہت سارے لوگوں کو امپریشن یہ تھا. دو ہی ایسے ٹاپک ہیں کہ جہاں، یہ دو ہی ایسی فیملیز ہیں جہاں پہ موروثی سیاست تحریک انصاف کو لے کر ریلیٹ کرتی ہے. ایک سہیل آفریدی صاحب کے بھائی کافی ایکٹیو ہیں خیبر پختونخوا میں، یا پھر علیمہ بی بی ایکٹیو ہیں. دونوں میں سے جس کسی کے بارے میں بھی علی محمد خان صاحب بات کر رہے ہیں، سر اس کے علاوہ کیا سلوشن تھا تحریک انصاف کے پاس کہ اگر علیمہ بی بی آگے نہیں آتی تو؟ دیکھیں، علی محمد خان بھی ایک کلاسک ایگزامپل ہے جو پی ٹی آئی کے یہ ٹرولز اس کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی جس نے جیلیں کاٹی ہیں، علی نے، شہریار آفریدی نے، جو پارٹی کے ایسٹ ہیں اور اتنا انہوں نے سفر کیا ہے، ان کے ایک اوپینین ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ نہیں، اس طرح سے ہم کو ملیٹنٹ تو نہیں ہے، بندوقیں لے کے تو ہم نے نہیں نکل جانا. اس سے زیادہ کس نے قربانیاں دی ہیں جو ان کو یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا گھر بیٹھے ہوئے نام بدل کے ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، علی کو یا شہریار کو یا باقی لوگوں کو. انہوں نے مجھے بتائیں ایک دن بھی کہ جیل گئے یا ایک دن بھی انہوں نے سختی جھیلی ہے؟ علی نے جو ہے جس قسم کی جیلیں، جس قسم کے ظلم علی نے برداشت کیے ہیں، اور پارٹی میں مجھے بتائیں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے ڈیسیژن میکنگ میں؟ تو یہ تو ایک بڑا ظلم ہے. اور پھر وہ جو بات کر رہے ہیں موروثی سیاست کے اوپر، تو میں سمجھیے بالکل صحیح ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں موروثی سیاست کے ہم خلاف ہیں بلا بلا، لیکن اس کا ایک موروثی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کچھ کیے آپ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو نوازنا شروع کر دیں. یہ موروثی سیاست یہ تو نہیں ہے نا کہ اپوزیشن میں ہیں بہنیں جو ہیں وہ قربانی دے رہی ہیں، دکھ جھیل رہی ہیں، 70 سال کی عمر میں بیچاری سارا دن اڈیالہ کے باہر بیٹھی رہتی ہیں. تو اس کو موروثی سیاست تو کوئی نہیں نہ کہے گا، اور علی نے بھی نہیں یہ کہا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کیمپین چلائی گئی. فواز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ فواز چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ ہوئی.
नाज़रीन, ईरान और अमेरिका एक बार फिर से बराह रास्त हमलों के तबादले तक पहुंच चुके हैं। व्हाट्स नेक्स्ट, कॉज की पूरी दुनिया के अमन का मामला है। मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन किया जनाब एजाज चौधरी साहब ने। एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। मैं आज देख रहा था सर, 9 जुलाई की स्टेटमेंट है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी कर रहा है अमेरिका। आज इस्माइल साहब स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो चुका, जितने हमले अमेरिका ने हम पे कर लिए मामला ख़त्म हो गया। सर, वेयर एग्जैक्टली आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? क्या अब भी सफारतकारी की कोई गुंजाइश बाकी है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या वो कह लीजिए कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ पे नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल बाकी है, अभी भी है और होगी। उसके अलावा दोनों मुल्कों के पास कोई चारा नहीं है जी, यही करना होगा, दोनों को वापस लौटना होगा, क्योंकि अगर दोबारा जंग इस तरह चलती रहती है तो आप सोच सकते हैं कि सबको नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका का चले बाद में करते हैं, पहले ईरान का देख लें ना, ईरान को कितना नुकसान हो रहा है। पहला तो नुकसान उसका ये है कि इसराइल और अमेरिका जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े किसी हद तक पहली बार दूर होना शुरू हुए थे, अब वो दोबारा वापस लौट आए हैं, दोबारा एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। दूसरा, ईरान को ये नुकसान हो रहा है कि खलीजी रियासतें अब ये सोच में पड़ गई थी कि खाली अमेरिका के साथ तो हमारा सिलसिला जो है उसकी गारंटीज पे नहीं चल सकता, ईरान के साथ कोई मामला तय करने पड़ेंगे, अब वो भी दोबारा फिर हो जाएंगी। और तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अब जिस किस्म के अटैक ईरान पे हो रहे हैं अमेरिका ने, उसमें आपने देखा है कि ऑयल इंस्टॉलेशंस भी हैं, उसके अंदर कोस्टल एरियाज पे भी हैं। तो अगर उस तरह के अटैक ईरान ने भी जवाबन खलीजी रियासतों पे शुरू कर दिए तो आप फिर सोच सकते हैं कि ईरान को भी इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि ईरान के तेल के टैंकर्स चलते जाएं और बाकियों के रुक जाएं। ईरान के तेल के टैंकर्स पे भी हमले शुरू हो जाएंगे, अगले करना शुरू कर देंगे, इसलिए ईरान को भी नुकसान है। अच्छा, अमेरिका को भी नुकसान है। अमेरिका को नुकसान ये है कि वो तो जॉइंट जो बना था, जॉइंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन का बना था JCPOA, अमेरिका का असल मसला तो वो था जिसके लिए सारा सिलसिला किया था। तो कुजा यहाँ पे आके फंस गए इसके अंदर, तो उनके लिए भी एक किस्म की सियासी कीमत है कि जितनी देर यहाँ फंसे रहेगा मामला उतनी देर, लेकिन दोनों छोड़ेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि मिलिटरीली अगर तेहरान ये समझता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ से हॉस्टाइल एक्टिविटीज होती रही हमारे लिए तो हमारे लिए ठीक नहीं, हमने ये जंग जीती है और अब हमने ये जगह छोड़नी नहीं है। अमेरिका ये सोचता है कि जनाब ये फिर हम ये नहीं हो सकता कि हम पर्शियन गल्फ किसी और के हवाले, किसी एक मुल्क के हवाले कर दे। चुनाचे मामला काफी गंभीर है, इसलिए सालसों को बताना पड़ेगा दोनों को कि देखें आपको कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बेहतर होगा कि आप वापस MOU की तरफ आए, दोबारा उसकी तरफ आए। तो मेरा अपना ख्याल है कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये वापस आएंगे, क्योंकि ये जंग जो है ना, ये जो फ्लेयर अप है, ये सस्टेनेबल नहीं है। जी सर, इसी फ्लेयर अप पे अगर मैं आपसे एक बड़ा सादा सा जेनेरिक सा सवाल पूछूं कि इस फ्लेयर अप में जो रिसेंट फ्लेयर अप है, इसमें आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? पहले एक्टिविटी ईरान की जानिब से आगाज किया गया या अमेरिका की जानिब से आगाज किया गया? दोनों की तरफ से जी। देखें ना, पहला पॉइंट ये था MOU का कि लेबनान पे हमले नहीं किए जाएंगे और सीज फायर होगा, लेकिन आपने देखा कि इसराइल को पहले तो सरजनिश की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, JD वैंस ने भी, लेकिन जूइश लॉबी इतनी मजबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बेबस हो गए और वो इसराइल हमले करता रहा। तो ईरान ने कहा कि अच्छा जी, अगर वो होता रहे तो फिर यहाँ पे फिर हम कैसे जाने देंगे आपको। तो अब तो बाकायदा यहाँ पे पंजा आजमाई हो रही है। यहाँ पे ये दोनों में से एक ने ये फैसला किया कि हम शायद जीत जाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जंग जीतने वाली नहीं है, ये दोनों नहीं फ्रीक जीत सकते, ये सियासी हल ही होगा इसका और ये बातचीत की तरफ आना पड़ेगा। तो ईरान की तरफ से भी ये गलती है कि जनाब ऐसे ऐसे टैंकर्स के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, जिस तरह कतर के टैंकर पे किया, सऊदी अरब के टैंकर पे किया, सिंगापुर के पे किया, साइप्रस पे किया, इवन वो जो ओमान वाला चैनल यूज कर रहे थे उन पे भी किया। तो गोया उनकी तरफ से भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी इस मामले में एक तरह इंटरप्रिटेशन उन्होंने MOU की ऐसी की है कि जैसे उनकी इजारादारी है इसके ऊपर, जबकि अमेरिका कहता है कि हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये फ्री वाटर पे रहेगा, इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा। तो गोया दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है जी। एजाज साहब, इस रिसेंट क्राइसिस के अंदर डोंट यू थिंक सो कि ईरान के इंटरनल मसाइल भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि वो शायद सब एक पेज पे नहीं है? जी ये बात हो रही है जी, बहुत बातें इस मामले में की जा रही हैं कि IRGC या पासदारान इनकलाब इस्लामी, जिसने जो ये समझता है कि उसने जंग जीती है और वो ये समझता है कि अमेरिका का इतबार नहीं किया जा सकता, उसके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ एक ऐसा
एरिया है जिससे वो काबू रख सकता है, तो वो ये सोच में है। लेकिन उनके जो कायदीन है, सिविल कायदीन है, सियासी कायदीन है, वो तो जाहिर बात है कि वो सियासी सोच रखते हैं, वो चाहते होंगे कि हमें जो फवायद मिल चुके हैं उनको हम कंसोलिडेट करें। तो ये इनको पावर स्ट्रगल तो आपको पता है हर मुल्क के अंदर होती है, कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं है जिसके अंदर ये पावर स्ट्रगल ना हो, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स ना हो। तो ईरान के अंदर भी हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी सालिस होगा, पाकिस्तान के अलावा जो भी कोई आता है या पाकिस्तान आता है, तो वो यही समझाएगा उनको कि जनाब इसमें आपका भी नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है। जी सर, आपने क्या सालिस की बात की, डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान अभी भी कलीदी किरदार ही अदा कर रहा है या इन डेज टू कम करेगा इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में? क्यों नहीं करेगा जी? देखिए ना, पाकिस्तान ने जब जंग लगी हुई थी 40 दिन की, वो तो एक करिश्मा था पाकिस्तान के साथ, इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही थी, उसमें भी आपने 4 अप्रैल को सीज फायर करवाया, 11 अप्रैल को यहाँ पे बैठा दिया इस्लामाबाद में, ये कोई छोटा काम नहीं था। तो मुझे यकीन है कि अब भी मेरे ख्याल में आर्मी चीफ शायद उधर है, तुर्की में है, प्राइम मिनिस्टर शायद कतर में है, तो यकीनन सालसी की कोशिश पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान को करनी भी चाहिए। इससे पूरे खित्ते की सलामती और दुनिया की इक्तिसाद जो वाबस्ता है, और खुद हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि तेल की तरसील ना रुके। जी एजाज साहब, इस्लामाबाद और स्विट्जरलैंड में जहाँ पर सिग्नेचर्स हुए दोनों ममालिक के, पाकिस्तान सालिस रहा, उनकी कोई लीगल बाइंडिंग भी है उन सिग्नेचर्स की, उन मुआहदों के ऊपर? देखिए, मुआहदे जो है वो उस वक्त तक मुआहदे होते हैं जब तक उनके फरीक जो है वो पासदारी करें। लेकिन अब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के पे फैसला कर लिया कि हमने नहीं करना, ठीक है, हालांकि वो कानूनी लिहाज से गलत थे, लेकिन फैसला कर लिया। तो जब तक फरीकैन उसकी इज्जत करेंगे मुआहदे की, तो वो मुआहदा मौजूद है। मेरा कहना यह है कि अमेरिका और ईरान के पास अगर कोई और अल्टरनेटिव है तो मुझे बता दें, कोई भी और अल्टरनेटिव बता दें, कोई और अल्टरनेटिव है इनके पास? बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आता। मुकम्मल जंग है या फिर एमओयू है, तो एमओयू की तरफ वापस उनका लौटना जो है दोनों के अपने हाथ में होगा, और उनको मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत है। मेरा अपना ख्याल है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में शायद वो वापस लौट आए। जी सर, मैं वही लास्ट क्वेश्चन टू यू, अगर ये जंग अब कंटिन्यूड रहती है तो इसमें नए फरीक भी सामने आएंगे कोई? देखिए, हो सकता है। देखिए, अब अगर ईरान ने टैंकर्स पे हमले शुरू कर दिए तो बहुत सारे ममालिक जो है वो दबाव डालेंगे। फिर ये भी याद रखिए कि मुमकिन है अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो वापस आ जाए। अमेरिका का ब्लॉकेड आता है तो उसमें मुमकिन है कुछ और ममालिक शरीक हो जाएं, तो फिर ईरान के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके तेल तो ना आए लेकिन ईरान का तेल बिकता रहे, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा सा फैल सकता है, लेकिन दोनों को समझाने की जरूरत है कि उनके लिए फायदा इसी में है कि वो इस जंग से जीत तो सकता नहीं कोई एक फरीक, तो वापस उसकी तरफ लौट कर आए। जी, और सर कहीं जो ईरान को जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज मुकम्मल कर लें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुंजमद तनाज़ात होते हैं ना, वो उसमें ऐसे ही होता है, एकदम से जंग बढ़ती है, शोला भड़कता है, लगता है कि बस मामला सब कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। जो पैकेज पहले ईरान को, जी सर, जो पैकेज पहले ईरान को ऑफर हो चुका, क्या अभी भी वही कंटिन्यू करेगा या उसके ऊपर भी रीनेगोशिएट किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल अब एमओयू की लैंग्वेज के ऊपर ही रहना चाहिए, उसी के ऊपर बातचीत। अब क्योंकि देखिए ये 14 नुकात जो है ना एमओयू, ये कोई इंटरम पीस था, ये पीस एग्रीमेंट नहीं था। हम समझते हैं जनाब पीस तो हो चुका था, पीस नहीं हुआ था। और इनमें से ये एक एजेंडा है, उनमें से हर एजेंडा पॉइंट पे भी बातचीत होनी है, इसलिए आपको उतार चढ़ाव नजर आते रहेंगे मुस्तकबिल में भी। जी एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं मुनाल केस को। मैं इस केस के बारे में मुतनाज़े केस का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा मशहूर ज़माना केस है साबिका चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइसा साहब के वक्त का। आज उस वफाकी यानी अदालत ने उसी मुनाल को जिसको गिराया गया था, उसको गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सबसे पहले ज़रा जान लेते हैं, मेरे कलीग और हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब वसीम मलिक साहब मेरे साथ हैं, और इस सेगमेंट में जनाब हसन रज़ा पाशा साहब मेरे साथ हैं। मैं वसीम की जानिब ज़रा बढ़ूंगा। पहले हम ज़रा जान लें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे, ज़रा तफसीलात हमें आज की बता दें समात की। वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वसीम। मुझे ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि आज वफाकी यानी अदालत में हुआ क्या, क्योंकि बड़ा मशहूर ज़माना केस है ये काजी साहब के टेन्योर का।
अच्छा देखिए, ये मामला जो है वैसे तो इसकी कानूनी चाराजोई जो है वो 2015 से शुरू हुई और आज जाकर हम ये कह सकते हैं कि फाइनली इसका इख्तिताम हुआ, चूँकि अब पाकिस्तान में इस वक्त वफाकी आईनी अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अब चूँकि इस केस को साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से एट्रीब्यूट किया जा रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो हक़ाइक़ में एक 11 जनवरी 2022 का फ़ैसला है जो एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने तहरीर किया था। तो उसमें ना सिर्फ मुनाल बल्कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के इस हदूद में जितनी भी तिजारती सरगर्मियाँ थीं या जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट्स थे उनको फौरी तौर पर सील करने के हवाले से अहकामात जारी किए गए थे और इसके साथ साथ ज़मीन के लीज़ और कुछ दीगर इदारों के इसमें मामलात भी शामिल थे। मगर उसके बाद जब अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है तो उस वक्त भी ना सिर्फ ये मुनाल बल्कि इसके साथ ही दीगर रेस्टोरेंट्स थे उनका भी जिक्र था, मगर चूँकि एक मारूफ रेस्टोरेंट है तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर या ज़्यादा उर्फ़ आम में ये मुनाल केस गर्दाना जाता है। अब काजी फैज़ ईसा साहब ने भी जस्टिस अतहर मिनल्ला का वो फैसला जो है उसको बरकरार रखा था और उस फैसले में हाँ एक चीज़ ये हुई थी कि उनको एट्रीब्यूट इसलिए किया गया कि वो जो मुनाल के ओनर हैं वो उन्हें काजी फैज़ ईसा साहब कमरा अदालत में बुलाते थे, उनके साथ बरहम भी होते थे, उनके खिलाफ एक मरतबा कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है वो भी इनिशिएट करने के हवाले से कहा गया। फिर उनके भाई जो हैं वो वफाकी हुकूमत में एक अहम पोस्ट पर हैं तो उन्हें भी कमरा अदालत में बताया गया और कहा गया कि आप हुकूमती असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद चूँकि ये केस था इसको डिसाइड कर दिया गया, फैसला आया जो कि 21 अगस्त 2024 को कि मुनाल को फ़ौरन गिरा दिया जाए। उसके बाद सीडीए ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, मुनाल गिरा दिया गया। मुनाल की ही फिर नज़रसानी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद MCI जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी इस्लामाबाद है और CDA उनकी जानिब से जो इसके ऊपर रिव्यू था वो ज़ेर इल्तवा था, वो अब लगता है वफाकी आईनी अदालत में। पहली उसकी समाअत होती है 11 जून गुज़श्ता माह और आखिरी और मंथ की जो समाअत है वो आज हुई है और उसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी बेंच की सरबराही कर रहे थे। एक तो जो क्विकली फैसला आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर साबिक चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर भी कुछ अहम तरीन सवालात उठाए गए हैं। उसमें उन्होंने एक तो कहा है कि मुनार रेस्टोरेंट गिराने का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया गया है। साथ उन्होंने CDA और MCI की अपीलें मंजूर की हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मातहत अदालतों में लीज के हवाले से केसेस चल रहे हैं उन पे जो काजी फैज़ ईसा हुक्म इम्तना दे के गए थे वो ख़त्म किया जाता है। और साथ उन्होंने कहा कि ज़मीन की मलकियत और लीज का फैसला जो है वो अब ट्रायल कोर्ट्स करेंगी और साथ ही ट्रायल कोर्ट्स को ये कहा है कि आप जल्द इस पर फैसला कीजिए और साथ ही ये कहा है कि अगर इस हवाले से कोई इंतजामी नौयत के फैसले हैं तो वो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ इसमें कंसर्न हैं वो इस पर फैसला करेंगी। तो ये जब फैसला सामने आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो काजी फैज़ ईसा साहब के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए उसमें यहाँ तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, नाम तो बराह रास्त काजी फैज़ ईसा साहब का नहीं लिया गया लेकिन कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सुने फैसला दिया। फिर उन्होंने कहा कि केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी गुस्सा किया गया। साथ वो कहते हैं कि हमने जब फैसला पढ़ा है तो उसमें पता ये चला है कि जो कुछ फैसले में लिख दिया गया है केस के हकायक से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो यहाँ तक लिखते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरह कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि हम अलिफ लैला की कहानी इस फैसले में नहीं लिखेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट में लिखी हुई है। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इस सारे मामले में हम जो मेरिट्स है उसी के ऊपर बड़ी तसल्ली से बगैर किसी जज्बातियत के फैसला करेंगे। तो ये आज की वफाकी आईनी अदालत की कार्रवाई है। वाह वसीम मेरे साथ रहिएगा। पाई साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, सादे सादे सवाल जो पाकिस्तानियों के ज़हन में वहीं से आपसे आगाज़ करूंगा। सर, आज मुनाल गिराने का फैसला कलअदम देने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुनाल दोबारा कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है? सर लगता तो यही है कि मुनाल अब दोबारा कंस्ट्रक्ट होगा और देखना ये पड़ेगा कि क्या जो पहले SOPs फॉलो किए गए यानी कि CDA और बाकी जो ऐसे इदारे माहौलियात के हवाले से उनके NOCs पहले से मौजूद थे और अगर मौजूद थे तो उनके हवाले से पहली जजमेंट में क्या आया और अब की जजमेंट में क्या है। क्योंकि देखें यहाँ पे इदारों की पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो मुनाल गिरा दिया गया और मैं उसके बाद मुझे एक दफा जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां देखा कि पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है डिमोलिश कर दिया गया और टोटल 8 से 9 जो पौधे हैं वो लगाए गए एक महकमे की तरफ NGO की तरफ से जो कि गालिबन उस वक्त पिटिशनर थी कि उन्होंने मशहूर ज़माना NGO सर, मशहूर ज़माना NGO जी तो उन्होंने प्लांट्स लगाए और फिर ये भी देखा कि शायद लगाने के बाद बोर्ड वगैरह उनके लगे हुए थे जिन्होंने लगाए थे, नाम उनका लिखा था।
لیکن شاید اس کے بعد انہوں نے بھی وزٹ نہیں کیا. اور جس اسپرٹ اور جس انالوجی کی بنیاد پہ یہ ڈیمالش کیا گیا کہ آپ نے کنورژن کی ہے، یعنی کہ جو مارگلا ہلز کے جو جنگلات ہیں ان کو کنورٹ کیا آپ نے انلیگلی، اور وہاں پہ کنسٹرکشن کی اور وہاں پہ آپ نے بزنس ایکٹیویٹیز شروع کی. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ کنورژن لیکن پاک صاحب اٹ وازنٹ منال اونلی نا، اور بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے اس سارے ریجن کے اندر. یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ، ایوری بڈی نوز دیٹ. جی بالکل. ابھی بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ وہاں پہ پلاٹ سیل کر رہی ہے، اور اس پہ جو ابھی تک اشتہار آ رہے ہیں کہ مرگلا ہلز میں آپ اپنا فارم ہاؤس بنا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اور یقینی طور پہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں، مثلا CDA ہے، انہوں نے NOC دیا ہوگا تو تبھی کر رہے ہیں. Fair enough. اور ان کو، اور ایک وقت آئے گا، یہ بھی دیکھیے گا، ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ایک ون فائن مارننگ آپ سنیں گے کہ اس کے سارے جو NOCs ہیں وہ جعلی قرار پائے، اور یہ نظر آیا کہ اس میں بھی کوئی ہینکی پینکی اور لوٹے گا، اور وہ اینڈ میں پتہ لوٹے گا کون؟ بھائی صاحب اینڈ میں پتہ لوٹے گا کون؟ وسیم ملک صاحب لوٹیں گے، آپ لوٹیں گے، اور میں لوٹوں گا. جو کسٹمر ہوگا اینڈ میں وہ لوٹ جائے گا آ کے کہ بھائی جان اس کا والی وارث. ہمیشہ اینڈ یوزر لٹتا ہے. آپ جی ایسے ہی ہے. اچھا بھائی صاحب، آئی ڈونٹ نو اس پہ مجھے کس حد تک آپ سے میں سوال بھی پوچھ سکتا ہوں، ریزن کہ مجھے ذرا بہت کیئرفلی ہو کے سر، یہ قاضی صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر یہ نام لیے بغیر، یہ جو وسیم جس طرح رپورٹ کر رہے تھے، بغیر سنے فیصلہ دیا، جو فیصلے میں لکھا ہے اس کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں دیں گے، از اٹ اوکے سر؟ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی، میں ود ڈیو ریسپیکٹ یہ عرض کروں گا کہ شاید اگر اس قسم کا زبانی بات ہوئی ہو تو وہ الگ بات ہے. اگر یہ آرڈر میں لکھا گیا ہو تو یہ ایک تھوڑی سی یونیک سی چیز ہوگی کہ ایک سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 جنہوں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا تھا، اس پہ اگر آپ انڈو کر رہے ہیں تو اس میں ریزننگ تو ہونی چاہیے، لیکن ذاتی کنڈکٹ پہ بات نہیں ہوگی. اور مجھے نہیں لگتا، ماشاءاللہ اس بینچ میں جو میرا خیال ہے جسٹس اظہر رضوی صاحب اور ایک اور بھی معزز جج عامر فاروق صاحب شاید ہوں گے، تو وہ کسی کا کنڈکٹ کے حوالے سے شاید انہوں نے ان رائٹنگ بات نہ کی ہو، یہ بھی کہ زبانی جس طرح وسیم فرما رہے ہیں. یہاں پہ آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا یہاں پر کلیئر کرنا جی 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 پلیز پلیز پلیز. دیکھیے یہ جو میں نے بتایا یہ گزشتہ ماہ کی ایک ہیرنگ اور آج دوسری، یعنی 2 ہیرنگز میں یہ آبزرویشنز دی گئی ہیں، اور یہ صرف 3 رکنی بینچ تھا. اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب بولے ہیں تحریری فیصلہ نہ تو تاحال آیا ہے، اب فیصلہ آئے گا تو اس میں دیکھنا ہے، لیکن جو میں نے رپورٹ کیا ہے وہ صرف آبزرویشنز ہے. آل رائٹ، فیئر انف، کلیریفائی کر دیا آپ نے، تھینک یو فار دیٹ. اچھا بھائی صاحب، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر ثانی کی اپیلیں سپریم کورٹ سے مسترد ہو چکی، منال کیس کے اندر یہ یہاں پہ لگ گیا آ کے آئینی وفاقی آئینی عدالت کے سامنے، اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا، کل عدم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان ڈیز ٹو کم بہت سارے اس طرح کے کیسز جن کے نظر ثانی کی اپیلیں سپریم کورٹ سے پہلے خارج ہو چکی ہوں گی، وہ کیسز یہاں پہ لگ سکا کریں گے سر؟ دیکھیں نظیر تو بن گئی ہے، اب بہت سارے کیسز شاید اسی وجہ سے ری اوپن ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ وہ ٹھیک نہیں تھا، نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو گئی، اور اب ایک اور پارٹی کی طرف سے کوئی نظر ثانی کی اپیل وہ شاید پینڈنگ تھی، اور جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ آ گیا. تو بہرحال یہ ایک یونیک سی بات ہے، اور جو ہم اسٹوڈنٹ آف لا ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے ان کلوز کیسز کے حوالے سے جن کو ری اوپن شاید کیا جا سکتا ہے. وسیم، آپ بھی ایک لمبے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ ذرا سمجھنے میں تھوڑی سی پلیز میری مدد کر دیں کہ ان ڈیز ٹو کم کوئی بندہ جس کی نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو چکی سپریم کورٹ سے، اس ایک نظیر کے بعد وہ وفاقی آئینی عدالت چلا جائے گا اور کیس کھل جائے گا دوبارہ سے؟ دیکھیے ایک تو وفاقی آئینی عدالت نے اس وقت جو اپنے رولز اڈاپٹ کیے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی ہیں، اور دوسرا جہاں تک اس ایک نظیر کی آپ بات کر رہے ہیں تو چونکہ اس معاملے میں متعدد فریق تھے،
जो उस वक्त मोनाल की अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो तो मुस्तरद हो गई थी, मगर उसके बाद फिर MCI और CDA ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो बाद में जारी की, मतलब दायर की। काजी फैज़ ईसा उस वक्त नहीं थे तो वो ज़ेर इल्तवा थी, उस पर ताहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ था, तो वो वफाकी आईनी अदालत में ज़रूर लगी हैं और उस पर यह फ़ैसला ज़रूर दिया गया। आल्दो के ये एक तो मोनाल की अपनी नज़रसानी अपील जो है मुस्तरद हुई थी, और दूसरा हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि ये मोनाल और सुप्रीम कोर्ट का एक कंसेंट का ऑर्डर था, जिसमें मोनाल के जो ओनर हैं वो उन्होंने खुद कमरा अदालत में तस्लीम किया था कि मुझे इतना टाइम दे दें, इस टाइम स्पैन के बाद मैं वहां से अपना रेस्टोरेंट खत्म कर दूंगा। तो यहाँ ये एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या कंसेंट ऑर्डर के बाद भी कोई नजरसानी या उस हवाले से कोई चीज सामने आ सकती है? वाह हसन रजा साहब, सर इस पे भी जरा प्लीज थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि जब कंसेंट खुद दे दी गई मोनाल की जानिब से तो फिर उसके बाद देखें, जो कानून की किताबें वो कहती हैं कि जो कॉन्सेंट एक ऑर्डर आ जाता है बोथ पार्टीज, तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। और इसी एनालॉजी पे जो रिव्यू है मोनाल वालों का वो डिसमिस हो गया। अब जो बाकी जो पार्टीज हैं, मसलन CDA है और जो बाकी जो आप बता रहे हैं उनकी रिव्यू पिटीशन, तो पहले देखना ये होगा कि क्या वो विद इन टाइम थी, उसके 20 डेज के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होती है। और अगर वो विद इन टाइम थी और वो फिर शिफ्ट हो गई, ज़ाहिर जब नई अदालत बनी है तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हैं, यानी आर्टिकल 199 के तहत जो पिटीशंस होती हैं और वो ऊपर तक चली जाती हैं तो वो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के दायरे इख्तियार में आ जाती हैं। तो वो जब इधर ट्रांसफर हो गई तो फिर उस फैसले को देखिए, ये जब तक सामने नहीं आएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन CDA के हवाले से, चूंकि उसमें CDA के कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ भी कोई ऑब्जर्वेशंस आई हुई थी, शायद उस हवाले से भी बात हो सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और इदारे के हवाले से भी बात आई होगी, तो शायद उनके हत्ता कांडू। और देखना यह है कि क्या इस रिव्यू पिटीशन की एक्सेप्टेंस के बाद मोनाल जो है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये मूट पॉइंट है इसमें, चूंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस को अनडू करने के लिए शायद ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई हो, तो ये डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही मजीद बात की जा सकती है। फेयर एनफ। वसीम, लास्टली बताइएगा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे इजाजत दें, सिर्फ एक आखिरी कमेंट है। जी आप कमेंट भी कर लीजिएगा, लेकिन एक सवाल का भी प्लीज जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर तो हमने देखा कि वफाकी आईनी अदालत में तो एहसन भून साहब वकील थे मोनाल के, सुप्रीम कोर्ट में भी एहसन भून साहब भी वकील थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त वकील गालिबन एहसन भून साहब नहीं थे। उन्होंने मखदूम अली खान साहब की इस हवाले से जो खिदमात हैं वो ली थी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, CDA और MCI सिर्फ एक नुक्ते पर गई थी कि वो जो लीज़ था, उस लीज़ की रकम जो काजी फैज़ ईसा साहब ने उस वक्त वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मुंतकिल कर दी थी, वो एक्चुअली हमारी है और वो हमें वापस की जाए। तो वो एक बुनियादी नुक्ते पर इस मामले पर रिव्यू में गए थे। बहरहाल उस पर फिर मोनाल के खुलने या उनकी बंदिश का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। इस मामले में अब एक चीज़ देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11 जनवरी 2022 के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। उस केस में सिर्फ मोनाल का जिक्र नहीं था, दीगर अहम तरीन मामला जो हैं वो भी उसमें शामिल थे और उस फैसले का हिस्सा बनाए गए थे। तो अब आज देखना यह है कि जब ये तहरीरी फैसला सामने आएगा तो उसमें क्या वफाकी आईनी अदालत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज़ ईसा के मोनाल के बंदिश के हवाले से फैसले को कलअदम करार देती है, या फिर 11 जनवरी 2022 के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का फैसला जो है वो भी कलअदम करार दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच वसीम, थैंक यू। हसन रजा पाश साहब, आपका शुक्रिया। ये केस इसलिए भी अहम होता जा रहा है कि एक नई नज़ीर गालिबन, जिस तरह हसन रजा पाश साहब भी कह रहे थे कि जिसका रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी हो, उसके बाद CDA आ जाता है, तो एक नया लीगल प्रोसेस है। इसको भी समझने में, या इसका जब तक डिटेल्ड वर्डिक्ट नहीं आता, डिटेल्ड डिसीजन नहीं आता, इस पर बहुत ज़्यादा कयास आराइयों से गुरेज ही किया जाना चाहिए। लेकिन बाहर एक बड़ी डेवलपमेंट थी और इस केस को ज़्यादा हाइप इसलिए भी गालिबन मिली कि काजी फैज़ साहब ने इस केस की जो इसकी प्रोसीडिंग्स होती थी वो भी एट दैट टाइम बहुत अंडर डिस्कशन आती थी और बहुत वायरल हुआ करती थी। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहें खुश रहें और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।